हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आज हम समान हिंदी का एक इम्पोर्टेंट से सेशन समास को पढ़ेंगे और ऐसे ट्रिक से पढ़ेंगे जो कि आप समास को देखते ही एक नैनो सेकंड में पहचान सकते हैं कि यह कौन सा समास है। बस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए इसके ट्रिक को। तो चलिए बिना समय गवाए हम आज शुरू करते हैं समास को। इससे पहले हम कुछ उदाहरणार्थ प्रश्न को बनाते और डिस्क्रिप्शन से समझते चलेंगे। प्रश्न के साथ डिस्क्रिप्शन समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा और बाद में फिर हम पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। निर्विवाद, आप देख रहे हैं निर्विवाद में कौन सा समास है। तो निर्विवाद जो होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है निर्विवाद? तो अव्ययी भाव समास होता है। सर्दी है थोड़ा सा दोस्तों, इसलिए आवाज भारी मिलेगी आपको। तो निर्विवाद अव्ययी भाव समास है। किस प्रकार से है? तो अव्ययी भाव समास का रूल होता है कि इसका जब हम खंडन करेंगे दो भागों में समास को, तो प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव का प्रथम पद प्रधान होता है। तो निर्विवाद का अर्थ क्या हुआ? अर्थात बिना विवाद के। बिना विवाद के यह अव्ययी भाव समास है। तो विवाद तो है लेकिन प्रधान क्या है? बिना विवाद, निर्विवाद। बिना विवाद के, साथ विवाद के, या कोई नहीं विवाद। तो विवाद तो ये है लेकिन इसका प्रथम पद प्रधान हुआ कि यह विवाद तो है लेकिन बिना विवाद के है, इसलिए यह अव्ययी भाव हुआ। आप समझ चुके होंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तुलसीकृत, तुलसीकृत में कौन सा समास है? तो तुलसीकृत जो है तत्पुरुष समास है। तुलसीकृत तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास को पहचानने का नियम है कि तत्पुरुष समास एक तो समझिए कि एक कारक से बना होता है। कारक, लेकिन कारक को हम अभी पढ़े नहीं हैं, इसलिए हम कारक के थोड़ी सी एग्जाम्पल बताते चलेंगे। कारक हम जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो तत्पुरुष समास का प्रथम खंड जो होता है वह विशेषण होता है और बाद का जो खंड होता है वह विशेष्य होता है। यानी कि तुलसीकृत तो रचा तो गया लेकिन किसके द्वारा? तो तुलसी के द्वारा। तो प्रथम खंड मात्र विशेषण होता है, इसलिए यह तत्पुरुष समास हुआ। तुलसीकृत में प्रथम खंड मात्र विशेषण है और उत्तर पद क्या होता है? इसका प्रधान होता है। तो तुलसी ने क्या किया? तो रचना किया, कृत किया। तुलसी ने क्या किया? तो खेल किया, खेला कोई। तो तुलसी तो प्रथम खंड विशेषण हुआ करने वाले, लेकिन उत्तर पद प्रधान हुआ कि रचना किया किसने? तुलसी ने। तो उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद जो होता है वह एक विशेषण होता है। इसलिए तुलसी द्वारा बनाया गया, माने तुलसी कृत किया गया, तुलसी द्वारा बनाया गया में कारक चिन्ह लोप होने के यहां क्या हुआ है? तृतीया तत्पुरुष करण तत्पुरुष समास है। क्या है? तृतीया कर्ता ने कर्म को करण से तत्पुरुष समास है। तुलसी की रचना, तुलसी की रचना यानी कि तुलसी की कृत तो जो है ये तत्पुरुष समास प्रथम खंड विशेषण मात्र होता है, जबकि द्वितीय पद जो होता है वह प्रधान होता है। अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास को पहचानिए। तो तत्पुरुष समास कौन सा है? ये देखिए, रसोई घर। रसोई घर में तत्पुरुष समास है क्योंकि रसोई का घर, रसोई का घर, ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। रसोई घर में तत्पुरुष समास है
भाई घर तो है लेकिन रसोई का है, तो विशेषण क्या हुआ? रसोई। लेकिन रसोई तो है लेकिन कहाँ पे है? मैदान में है, घर में है, बाग में है, तो घर में है। यानी कि घर में है तो दूसरा पद प्रधान हुआ, अब प्रथम पद विशेषण हुआ और कारक से जुड़ा हुआ रसोई का घर। तो यह जो है चतुर्थी तत्पुरुष, इसमें रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम में भी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन संख्या डी। इससे पहले देखिए एक यहां आप समझ सकते हैं, त्रिभुवन द्विग होता है, त्रिभुवन, तो द्विग समास में काउंटिंग लगी रहती है, समझिए। आगे चलिए बताएंगे। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तो पुरुषोत्तम में तत्पुरुष समास है। कैसे है? तो यह तत्पुरुष समास के सप्तमी तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत है। किसके? सप्तमी तत्पुरुष अधिकरण। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, पुरुष तो सभी होते हैं, तो विशेषण तो है पुरुष, पुरुष का पुरुष, लेकिन वह यह पुरुष कैसे है? उत्तम है। यह पुरुष कैसे है? उत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, में उत्तम है, यानी कि अधिकरण कारक लगा हुआ है, पुरुषों में उत्तम है, इसलिए ये तत्पुरुष समास हुआ। अर्थात जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान है कि ये उत्तम है, तत्पुरुष समास कहलाता है। पुरुषोत्तम का अभिप्राय है पुरुषों में उत्तम, जो कि अधिकरण कारक होने के कारण सप्तमी तत्पुरुष है। तो ये तत्पुरुष समास की पहचान आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं। चक्रपाणी, चक्रपाणी, चंद्रभाल, चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना, ये तीन शब्द दिए गए। तो ये क्रमशः कौन से समास है? तो चक्रपाणी कौन सा है? चंद्रभाल, सुलोचन। तो ये जो है सभी बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास के लिए क्या पहचानने का ट्रिक है? तो बहुब्रीहि जो समास होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। चक्र कोई क्या प्रधान है? पाणी नहीं। ये दोनों खंड करके मिलाने पर तीसरे एक विशेष शब्द की उत्पत्ति होती है, तब वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो चक्र है, पाणी, चक्र पाणी, चक्र पाणी, चंद्रभाल, सुलोचना, ये सब बहुब्रीहि समास है। चलिए दिखते हैं कैसे, इसको अच्छे से आप समझिए। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों मिलकर के एक नया अर्थ को प्रकट करते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे चक्रपाणी, तो चक्र है जिसके पड़ी में, चक्र कहाँ है? तो जिसके पड़ी में, यह बीच में जिसके से जिसके जिसको ये जुड़ा रहता है। बीच में किससे जुड़ा रहता है? जैसे तत्पुरुष में कारक जुड़े रहते हैं, तो ये बीच में जिसको, जैसे, जिस, जो शब्द से जुड़ा होता है। तो चक्र है जिसके पड़ी में, अर्थात चक्रपाणी जिसके से देखिए जुड़ा हुआ है। अर्थात ये कौन होते हैं? विष्णु। तीसरा पद, तीसरा जो है नया पद जो सामने आया, वह कौन आया? अर्थात विष्णु के रूप में। चंद्रभाल, जो चंद्र है, देखिए चंद्र है जिसके भाल पर, चंद्र है जिसके भाल पर, अर्थात कौन? शंकर। अर्थात कौन? शंकर। तीसरा, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, चंद्र भी नहीं है और भाल भी नहीं है, ये दोनों के संयोग से तीसरा पद शंकर निकल के आए। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाथ। मेघनाथ, मेघनाथ की पत्नी का नाम सती सुलोचना था, इसलिए उसको मेघनाथ। तो सुंदर है लोचन जिसके, जिसके देख रहे हैं ना, तो तीसरा शब्द कौन निकल के आया? मेघनाथ की पत्नी।
मेघनाद की कौन थी? पत्नी थी सुलोचना। तो मेघनाद की पत्नी सुंदर है लोचन, बहुत उसके आंख, लोचन माने आंख होता है, उसकी आंख बहुत सुंदर थी। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन द्विग समास है? अब देखिए द्विग समास, तो द्विग समास में पहचानने का नियम है कि शुरू में काउंटिंग नंबर होते हैं। तो पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात तीसरा विष्णु भगवान होते हैं। नेत्रहीन, नेत्र का हीन माने तत्पुरुष हो गया। रुपया पैसा, द्वंद्व हो गया। चौराहा, देखिए चौ लग गया, चौ, चौराहा लगने से ये द्विग समास हुआ, काउंटिंग में हुआ, इसलिए ऑप्शन संख्या सी हो सही हो जाएगा। चौराहा में द्विग समास होगा, चौराहा में द्विग समास होगा क्योंकि यदि किसी पद के पहले संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद से समूह का बोध हो तो वह द्विग समास होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए लेन देन, यथाशक्ति नहीं, अव्ययी भाव, लेन देन। द्वंद्व, नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, अर्थात शंकर भगवान। नौ, ये कहां लगा है? नौ। रत्न, रत्नों की संख्या समूह कितनी है? 9, इसलिए ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। नौ रत्न में प्रथम पद, नौ रत्न में प्रथम पद संख्यावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा है, जिसका अर्थ नौ रत्नों का समाहार से है, अतः यह द्विग समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, यथाशक्ति माने शक्ति के अनुसार, प्रथम पद प्रधान, शक्ति तो है लेकिन उसके अनुसार, प्रथम पद प्रधान है यथा, शक्ति तो सबके पास मान लीजिए कम ज्यादा है, लेकिन उसकी कितनी शक्ति है? ज्यादा है, यथाशक्ति। तो प्रथम पद जिसका प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। यथाशक्ति में प्रथम खंड की प्रधानता होने के कारण, प्रथम खंड की प्रधानता होने के कारण यह अव्ययी भाई समास है। अब महापुरुष, महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में कर्मधारय समास है, ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। देखिए यहां कुछ कंफ्यूजन होता है। महापुरुष, पुरुषों में महान, पुरुषों में महान, तो थोड़ा इसको कर्मधार और तत्पुरुष में आप अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो कर्मधारय पहचानने का क्या नियम है? यदि प्रथम खंड उपमा सूचक, प्रथम खंड क्या हो? उपमा सूचक या विशेषण हो, उपमा, तो पुरुष महान है, महान क्या है? एक विशेषण भी है और उस पुरुष की उपमा दी गई है कि वह महान है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम एक महान व्यक्ति थे, तो उनकी महान क्या हुई? एक उपमा हुई। महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे, तो उपमा क्या हुई? उनकी महानता। और विशेषण ही या विशेषण, तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। चलिए आगे और देखेंगे तो और क्लियर होगा। गुणहीन में कौन सा समास है? तो गुणहीन, गुणों का हीन, गुणों से हीन जो होता है वह गुणहीन कहलाता है। इसका मतलब कि सीधा सीधा तत्पुरुष का की के से जुड़ा हुआ है, कारक से। तो गुणहीन का समास विग्रह है गुणों से हीन, इसमें करण कारक का प्रयोग है, अर्थात करण तत्पुरुष तृतीया तत्पुरुष, करण तत्पुरुष के अन्य उदाहरण होते हैं वाग्य शुद्ध, वाग्य शुद्ध, तुलसी कृत इत्यादि। वाक्य युद्ध, वाक्य युद्ध नहीं होता है, तुलसी कृत, इस तरह से। श्याम सुंदर में कौन सा श्याम? श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, इसमें जो है कर्मधारय है, कर्मधार। देखिए सुंदर, सुंदर कौन है? तो श्याम, श्याम सुंदर। तो श्याम क्या होता है? श्याम एक उपमा होती है। भाई श्याम तो कृष्ण भगवान को कहा जाता है, लेकिन कृष्ण भगवान, ये श्याम सुंदर कृष्ण भगवान नहीं है,
ये कौन है? एक सुंदर नाम का मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिनका की रंग कृष्ण भगवान के समान है, यानी कि श्याम है, श्याम रंग के हैं, यानी कि इनको उपमा दी गई श्याम की। तो इसीलिए श्याम सुंदर जो है वह कर्मधारय समास हुआ। चलिए इसको आगे डिस्क्रिप्शन से और अच्छे से देखिए। श्याम सुंदर में प्रथम पद विशेषण है। जिस समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही कर्ता कारक की विभक्ति आती है, एक ही कर्ता कारक की विभक्ति, एक देखिए और भी हुआ, एक ही कर्ता कारक माने सुंदर और श्याम, कर्ता श्याम भी हुआ और कर्ता सुंदर। यदि श्याम को व्यक्ति मान लीजिए आप, यदि आपकी उपमा नहीं देते हैं कृष्ण भगवान से तो व्यक्ति मान लीजिए, तो श्याम भी कर्ता हुआ और सुंदर भी कर्ता हुआ। क्योंकि कर्ता कौन होता है? कर्ता होता है कोई व्यक्ति कर्ता होता है। जैसे राम जाता है तो कौन कर्ता हुआ? तो राम हुआ। उसी प्रकार श्याम और सुंदर दो व्यक्ति हुए तो एक के साथ एक ही कर्ता कारक की विभक्ति आती है। यदि विभक्त करिए तो श्याम और सुंदर दोनों व्यक्ति, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। आप अच्छे से कर्मधारय को समझ रहे होंगे कि कर्मधारय कौन होता है? या तो पहला पद उपमा हो, तोड़ेंगे तो दोनों पद में, या तो अविशेषण हो, या तो फिर दोनों कर्ता कारक हो। चलिए अनपढ़, अनपढ़, अनपढ़ पद में समास कौन सा है? तो अनपढ़ पद में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, जबकि प्रथम पद विशेषण होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष होता है। द्वितीय पद, प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष होता है। तो अनपढ़ में अन तत्पुरुष है। अनपढ़, पढ़ माने पढ़, सबके लिए पढ़ने की बात हो गई, लेकिन कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा है। तो पढ़ने का विशेषण जो हुआ कि वह अनपढ़ है, अनपढ़ है, और द्वितीय पद विशेष है, पढ़ने का कार्य करता है लेकिन वह नहीं किया तो अनपढ़ हो गया, इसलिए यह तत्पुरुष समास हुआ। इनमें से तत्पुरुष समास किस शब्द में है? इनमें से तत्पुरुष समास किसमें है? तो भयभीत, भयभीत में तत्पुरुष समास है। कैसे? तो वह भय में है, प्रथम पद विशेषण होता है, प्रथम पद की प्रधानता होती है, वह विशेषण होता है प्रथम पद, और अंतिम पद की प्रधानता होती है और प्रथम पद विशेषण होता है। तो भयभीत, भय क्या है? भय होना, निर्भय, ये सब क्या है? विशेषण है। उसके अंदर भय है, उसके अंदर भय नहीं, निर्भय है, वह काला है, वह उजला है, वह पीला है, यह विशेषण होता है। जबकि भीत, भीत क्या है? ये अंतिम पद है और ये भीत, भय भीत, भीत क्या है? भय से है, भय भीत। तो इस प्रकार से जहां पर अंतिम पद की प्रधानता होती है और समानता प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। यहां पर भयभीत, भय से भीत, भय से भीत शब्द में यहां कारक लगा हुआ है, पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष है, भय से भीत। और चलिए घनश्याम, घनश्याम में समास कौन सा है? तो बहुब्री, घनश्याम, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, घनश्याम। तो बहुब्री समास का अर्थ होता है कि घन और श्याम, श्याम का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, घन का भी, लेकिन तीसरा जो है इसमें घनश्याम किसको कहा जाता है? घन, घन है श्याम, घनश्याम अर्थात घनश्याम कृष्ण को कहा जाता है। घनश्याम किसको कहा जाता है? कृष्ण को। तो तीसरा पद निकल के आया कृष्ण, इसलिए यह बहुब्री समास हुआ। बहुब्री समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। घनश्याम का अर्थ होता है कृष्ण। चलिए आगे चलते हैं। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे पद का विशेषण बन जाए
तो वे क्या कहलाते हैं? तीसरे पद सीधा सीधी तीसरा पद यानी कि बहुब्रीहि होता है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे पद का विशेषण बन जाए तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर पीला है अंबर जिसका से बना होता है, अर्थात कृष्णा यहाँ पीताम्बर कृष्ण की विशेषता बताता है। चलिए आजन्म देखिए, आजन्म, आजन्म कौन सा समास है? अव्ययी भाव, ऑप्शन संख्या सी। तो जन्म तो सबका होता है, जन्म तो सबका होता है, लेकिन आजन्म माने जन्म, आजन्म जन्म से तो जन्म तो सबका होता है, लेकिन ये क्या है? आजन्म। तो इसका डिस्क्रिप्शन, आजन्म में अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। तो जन्म क्या है? संज्ञा, लेकिन पहला पद अव्यय प्रधान है। जन्म तो एक साधारण सा शब्द हो गया, जन्म सबका होता है, लेकिन आजन्म जन्म से समस्त पद में अव्यय के अर्थ के ही प्रधानता रहती है। यानी जन्म से वह तेज है, जन्म से वह खेलता है, जन्म से बहुत बुद्धिमान है, फलां जो भी आप माने आजन्म। इसलिए पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि त्रिकाल, त्रिकाल क्या है? यह तो जो है द्विग समास हो गया। यथा समय, समय यथा समय अव्ययी भाव हुआ। भर पेट माने पेट भर के, पेट भर के, ये नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, बहुब्रीहि समास हुआ। ऑप्शन संख्या डी। नीलकंठ अर्थात शिव में बहुब्रीहि समास होगा समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो तो वह बहुब्रीहि समास होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। रोग पीड़ित, रोग पीड़ित, तो रोग पीड़ित कौन सा है? रोग से पीड़ित। भाई रोग पीड़ित यानी कि रोग है, रोग से पीड़ित है, तो रोग से पीड़ित यानी कि तत्पुरुष हो जाएगा। रोग से पीड़ित कारक से जुड़ा हुआ है। रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, यहां तत्पुरुष करण या तृतीय तत्पुरुष समास है। इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। कौन होता है? द्वितीय पद। भाई पीड़ित, रोग तो सबको होता है, लेकिन रोग से कोई पीड़ित होता है, कोई रोग से पीड़ित नहीं होता है, चलते रहता है उसका काम। तो द्वितीय पद प्रधान होता है। इसका प्रथम पद बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है, या तो संज्ञा होगा तो विशेषण। भाई रोगी होना एक विशेषता है, चाहे वो खराब हो चाहे बढ़िया। निरोग होना एक विशेषता है, काला होना एक विशेषता है, और गोरा होना भी विशेषता है। उसी तरह रोग और निरोग दोनों विशेषता है। तो इस विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़ शेष विभक्तियां लगती हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिमान, प्रतिमान क्या है? तो प्रतिमान अव्ययी भाव है। मान तो सबका है, आपका हमारा दुनिया जहां, लेकिन उसका लगा हुआ है प्रतिमान। यहां प्रथम पद प्रधान हो गया, तो प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव का लक्षण होता है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समासिक पद अव्यय हो जाएगा। समासिक पद क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। चलिए वीर पुरुष, वीर पुरुष, वीर पुरुष क्या है? यह एक तत्पुरुष समास है। वीर पुरुष तत्पुरुष समास है। कैसे? वीर पुरुष में तत्पुरुष समास है। इस समास में प्रथम पद बहुधा संज्ञा या विशेषण। भाई पुरुष तो सब होता है, तो पुरुष की विशेषता क्या है कि वह वीर है, तो प्रथम पद विशेषण हो गया। तो इसमें प्रथम पद विशेषण हो गया, वह इसके विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष विभक्तियां लगती हैं। तो प्रथम पद प्रधान, तो तत्पुरुष में प्रथम पद प्रधान होता है या वह कारक से जुड़ा होता है। चलिए आगे चलते हैं। दशानन, दस है आनन जिसका जिसका जिसका, तो इसका मतलब बहुब्रीहि। दस है आनन जिसका, ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा।
दशानन अर्थात 10 मुख वाला, जिसका 10 मुख हो, जिसके 10 मुख हो अर्थात वह रावण। इसमें बहुब्रीहि समास है। जिस समास में कोई पद प्रधान न हो अपितु दोनों पद मिलकर किसी संज्ञा के विशेषण से हो, वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पंचमुखी, षडानन, चतुष्पद आदि में भी बहुब्रीहि समास होता है। देखिए, कभी कभी द्विग और बहुब्रीहि में फंसा देता है। जैसे मान लीजिए 10 दशानन, यहां काउंटिंग में 10 लगा हुआ है, काउंटिंग में क्या है 10 है। यहां पंच भी है, यहां षड भी है, माने 6, पंच माने 5। अंतर क्या होता है यहां कि जब भी यदि आपको बहुब्रीहि बनाना हो और द्विग में बना करके छांटना हो, तो किसी तीसरे पद जब जब तीसरा पद 2 पद के बाद निकले, तो वह समझ लीजिए कि आप वहां बिना कंफ्यूजन के बहुब्रीहि बनाइए, नहीं तो वह गलत हो सकता है। दशानन 10 तो लगा है, द्विग होना चाहिए, लेकिन दशानन का अर्थ रावण होता है। और बहुब्रीहि कहता है कि जब दोनों पद मिलकर किसी संज्ञा के विशेषण हो वह बहुब्रीहि समास होगा। पंचमुख यानी कि हनुमान जी होते हैं, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम वहां बहुब्रीहि बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर, 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 चर चर निशा माने उसकी विशेषता लग गई है, तो तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन संख्या बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं। जिस समास का अंतिम पद प्रधान है, जिस समास का अंतिम पद प्रधान है तत्पुरुष समास होता है। कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। पतित पावन अर्थात पतितों को पवित्र करने वाला, पतितों को पवित्र करने वाला। करुणापूर्ण अर्थात करुणा से पूर्ण। स्वर्गवासी अर्थात स्वर्ग का वासी, का स्वर्ग का वासी या स्वर्ग में वास करने वाला। इसी प्रकार रात्रि में विचरण करने वाला अर्थात रात्रि में विचरण करने वाले को क्या कहा जाता है? निशाचर कहा जाता है। रात्रि में विचरण करता है, में से कारक से जुड़ा हुआ वह तत्पुरुष होता है, वह निशाचर कहा जाता है। दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम विकल्पों में से चुनिए। नीलोत्पल, नीलोत्पल, नीलोत्पल कर्मधार समास है, कर्मधार समास है। अभी हमने आपको बताया कि कर्मधार समास प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। कर्मधार की क्या पहचान है? प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है अथवा संज्ञा होता है। विशेषण प्लस विशेष संज्ञा हो तो वह कर्मधारय होता है। जैसे परम है ईश्वर, परम है ईश्वर जो अर्थात परमेश्वर, परम है ईश्वर, ईश्वरों में वो परम है। इस प्रकार नील है उत्पल जो, उत्पल नीलोत्पल। तो कर्मधार में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। भाई ईश्वर ये भी विशेष है, विशेष है। ईश्वर की विशेषता है कि वे परम है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पद विशेष होता है। उत्पल, उत्पल एक विशेष शब्द है और वह नीला है, इसलिए कर्मधार समास हुआ। पीतांबर में कौन सा समास है? तो पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण कहिए, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। पीतांबर में बहुब्रीहि समास है, पीतांबर में बहुब्रीहि समास है। जब किसी समास में प्रयुक्त 2 पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता हो तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। इसमें समासागत पदों में कोई भी प्रधानता नहीं होती है।
समस्त पद ही किसी दूसरे पद का विशेषण होते हैं। इस समास के विग्रह में वाला, जिसका, वाला, जिसका, जिसके आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। वीणा है पाणी में, जिसके, वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात सरस्वती। चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु। इस तरह से बहुब्रीहि समास बनता है। चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो चंद्रमौली बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा। चंद्रमौली, चंद्र है मौली, चंद्र है मौली, मौली कहते हैं मस्तक को। मौली क्या होता है? मौली मस्तक को कहते हैं। चंद्र है मौली जिसके, अर्थात भाई किसके मस्तक पर चंद्रमा होते हैं? आप देखे हैं कैलेंडर वगैरह, फोटो, सीरियल में, तो मस्तक पर चंद्रमा होते हैं भगवान शंकर के। गंगा जी भी होती है, तो वो शिव के। तो बहुब्रीहि समास है। जिस समास में कोई पद प्रधान न हो बल्कि दोनों पद मिलकर संज्ञा के विशेषण हो। क्या हो? संज्ञा के विशेषण हो। चंद्रमौली क्या है? एक संज्ञा है। चंद्रमौली एक संज्ञा शब्द है, किसी का नाम। संज्ञा क्या होता है? कोई नाम, व्यक्ति, स्थान, तो वह बहुब्रीहि समास होता है। राजगृह, राजगृह में कौन सा समास है? तो राजा का गृह, कारक से जुड़ा हुआ है। राजगृह माने राजा का गृह, तत्पुरुष समास। राजगृह में तत्पुरुष समास है। इस समास में द्वितीय पद प्रधान है। भाई राजा तो है, लेकिन राजा कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो द्वितीय पद प्रधान है कि वह घर में रहते हैं, गृह में रहते हैं। इसका प्रथम पद संज्ञा का विशेषण है। राजगृह संज्ञा का विशेषण है। इसके विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़ शेष विभक्तियां लगती हैं। राजगृह यानी कि राजा का गृह में तत्पुरुष समास होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से द्विगु समास नहीं है। द्विगु, पंचानन द्विगु समास हो गया। त्रिवेणी द्विगु समास, त्रि, नौ, पंचानन। ये देखिए नौवधु, नौवधु द्विगु समास नहीं होगी, जबकि नौ इसमें लगा है। अब यहां ही समझना है कि ये नौवधु जो है, नौ तो लगा है, इसलिए यह द्विगु होना चाहिए, लेकिन द्विगु नहीं है। क्यों नहीं है? इसको ध्यान से अभी समझ लीजिए तो आप द्विगु समझ जाएंगे। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, एक तो ध्यान रखना है कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद क्या हो? संज्ञा हो। अंतिम पद संज्ञा हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो अब देखिए, पंचानन, नौवधु, त्रिवेणी और नवरत्न में मात्र नौवधु में द्विगु समास नहीं है। क्यों नहीं है? तो नौवधु में नौ का अर्थ नई है। नौ का अर्थ क्या है? नई। अब नौ माने नई होता है। नौ नहीं, आप कहते हैं अरे नौ यार खरीद लो, नौ ला दो, तो नौ को यहां रत्न, नौ रत्न, तो यहां रत्न जो है, रत्न जो है नौ का साथ जुड़ा है, तो एक समूह को व्यक्त कर रहा है कि रत्नों की संख्या कितनी है? तो 9 ठो है, इसलिए 9 रत्न है। अब वधु, वधु तो 9 होती नहीं है, वधु तो एक ही होगी। वर की वधु एक ही होती है। ये नहीं कि वर के साथ एक ही साथ 10-20 लड़कियों का शादी हो जाता है, नहीं, वधु एक ही होती है। उसके साथ 9 लगा है, तो वधु की संख्या 9 नहीं हो सकती है। यानी कि 9 क्या है? नई वस्तु, नई चीज, माने वधु कैसी है? नई है। यही ध्यान दीजिएगा तो आप पकड़ पाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। लोकप्रिय शब्द में समास क्या है? लोकप्रिय, लोगों का प्रिय जो होता है का, तो वह तत्पुरुष समास होगा। इसका मतलब कारक से जुड़ा हुआ है। लोकप्रिय में तत्पुरुष समास है
तत्पुरुष समास के विग्रह जब करिए तो कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष विभक्तियां लगती हैं लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोगों के प्रिय या लोक में प्रिय से अधिकरण पुरुष है, इसलिए ये तत्पुरुष समास हुआ। राजकाज, राजा का काज, राजा का काज, राजकाज, राजा का काज यानी कि तत्पुरुष। ऑप्शन संख्या डी, राजकाज में तत्पुरुष समास है। राजकाज का अर्थ राजा का कार्य है। प्रतिदिन, दिन तो सामान्य होता है तो अव्ययी भाव हो जाएगा सीधा सीधा, दिन तो दिन होता है, लेकिन प्रतिदिन यानी कि प्रथम पद प्रधान हो गया, इसका मतलब कि अब अव्ययी भाव होगा। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। क्यों है? इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा है। दिन क्या होता है? एक संज्ञा कहा जाता है। समस्त पद में अव्यय में अर्थ की ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में व्यवहृत होता है, जैसे प्रत्येक दिन यानी कि प्रतिदिन, शक्ति के अनुसार यानी कि यथाशक्ति। अब थोड़ा सा अध्ययन सामग्री पढ़ेंगे। कल के वीडियो में बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे और फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट करेंगे तो बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। समास, दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। समास के द्वारा विभक्ति सहित शब्द की संधि के नियम परस्पर दिए जाते हैं, जिसमें एक नया शब्द बन जाता है। इन परस्पर संलग्न शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। विग्रह क्या होता है? तो जब एक शब्द को अलग अलग करिए तो विग्रह कहलाता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना समास का मुख्य प्रयोजन होता है। जैसे पीताम्बर, इसका समास विग्रह होता है पीत है अंबर अथवा पीला है अंबर जिसका। तो ये एक एक करके अब हम समझेंगे। अव्ययी भाव आज देख लेते हैं। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और सामयिक पद या समस्त पद अव्यय होता है। ठीक, तो चलिए आज का सेशन लंबा हो जाएगा, बहुत समाप्त करते हैं और इसी के साथ कल अच्छे से समझते हुए फिर एक वीडियो प्रैक्टिस सेट और डिस्क्रिप्शन सहित आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। और यदि आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हिंदी का वीडियो रोज, जीके जीएस का वीडियो रोज प्राप्त होता है आपको। जैसे ही हमारा वीडियो चैनल पर पड़े आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, तो बेल आइकन को भी दबा दें, दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों, ओके, धन्यवाद।